ये विद्यार्थियों बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में अब हम पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक आय या सार्वजनिक आगम का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत ई लेक्चर में हम इसका भाग प्रथम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसको जान लेना आवश्यक है कि राज्य की आय से क्या तात्पर्य है, अर्थात सार्वजनिक आगम से क्या तात्पर्य है। वर्तमान में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कारण तथा आर्थिक नियोजन के युग में राज्य के कार्य क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिस कारण सार्वजनिक व्यय की राशि भी बढ़ती जा रही है। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो वर्तमान में जो सरकार है वह कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य कर रही है। जो देश है उसकी सरकार है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसके लिए वो आर्थिक नियोजन को अपनाती है। आर्थिक नियोजन के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। अब सरकार के पास इसके लिए साधन कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, जिससे कि वो सार्वजनिक व्यय कर सके, अर्थात लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए व्यय करने की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे सरकार का ये कार्य बढ़ता जा रहा है, इस कार्यक्षेत्र में सरकार के कार्यक्षेत्र में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे सार्वजनिक व्यय की राशि भी बढ़ती जा रही है। और व्यय कैसे किया जाए यदि आय ही ना हो, या हम कह सकते हैं बिना आय के व्यय किया जाना संभव नहीं है। तो आवश्यकता किसकी है? आय की आवश्यकता है। सरकार को अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए व्यय करना पड़ता है और यह व्यय आय के बिना संभव नहीं होता है और इसलिए सरकार की आय की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे व्यय बढ़ता है, सरकार को अपनी आय को बढ़ाने की उतनी ही आवश्यकता होती है और इसके लिए निरंतर साधनों की आवश्यकता सरकार को पड़ती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन में उत्पादन का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार लोक राजस्व या पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक राजस्व या सार्वजनिक वित्त के अध्ययन में सार्वजनिक आय का महत्व होता है। सरकारी आय या सार्वजनिक आय का महत्व होता है। जिस प्रकार उपभोग उत्पादन के बिना संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं उपभोग का साधन उत्पादन होता है। उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का साधन सार्वजनिक आय होती है। और विकसित एवं अविकसित दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में राजकीय व्यय की नीतियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ गरीबी मिटाने के लिए या अल्प विकसित देशों के अंदर ही सार्वजनिक आय का महत्व है। विकसित देशों को भी अपने कार्यक्रम चलाने के लिए, क्रियाएं करने के लिए आय प्राप्त करना आवश्यक है। सार्वजनिक आय का महत्व दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं तथा अविकसित अर्थव्यवस्थाएं। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से सार्वजनिक आगम या सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू का अर्थ बताया है। प्रोफेसर डाल्टन
के द्वारा जो इसका अर्थ बताया गया है उसका हम अध्ययन करेंगे। डॉल्टन के अनुसार सार्वजनिक आगम या आय को सूक्ष्म एवं व्यापक दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग तो इसका नैरो या सूक्ष्म अर्थ लगाते हैं और कुछ लोग इसका ब्रॉड या व्यापक अर्थ लगाते हैं। इन दोनों के बारे में ही डॉल्टन ने बात की है। पहले हम देखते हैं सार्वजनिक आय या सार्वजनिक आगम का सूक्ष्म या संकुचित अर्थ क्या है, अर्थात सूक्ष्म या संकुचित अर्थ में इसको किस तरह से समझा जा सकता है। सूक्ष्म या संकुचित या नैरो मीनिंग जो इसका है उसके अंतर्गत केवल सरकार की वास्तविक आय को शामिल किया जाता है। ये कौन सी होती है वास्तविक आय जो सरकार को प्राप्त होती है? एक तो होती है कर आय, करों से टैक्स जो सरकार लगाती है उससे उसको जो आय होती है, जैसे इनकम टैक्स लगाती है, चाहे जीएसटी लगाती है, कोई सा भी कर लगाए, कर लगाती है तो उसको आय प्राप्त होती है। इसको सार्वजनिक आय या सार्वजनिक आगम या पब्लिक रेवेन्यू में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी उद्यमों से आय, उद्यम मतलब उद्योग जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। कई उद्योग सरकार स्वयं चलाती है और जैसे अन्य उद्योगों में आय होती है उसी तरह से सरकार के उद्यमों में भी आय होती है, वह भी सार्वजनिक आय में शामिल की जाती है। इसके अतिरिक्त फ़ीस, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, एडमिशन का फॉर्म, एग्ज़ाम का फॉर्म, तो फ़ीस देते हैं आप, इसी तरह से अनेक प्रकार की फ़ीस होती हैं। जुर्माना, जैसे आप ट्रैफिक रूल तोड़ दें, जुर्माना लगता है, इस तरह के अनेक जुर्माना होते हैं। उपहार यदि सरकार को दिया जाता है, सरकारी संपत्ति यदि बेची जाती है, सरकारी संपत्ति के विक्रय से आय आदि, ये सभी प्रकार की आय जो हैं वो सार्वजनिक आय में शामिल की जाती हैं। अभी हम कौन सा अर्थ देख रहे हैं? सूक्ष्म या संकुचित अर्थ। ये आय सरकार को नियमित रूप से होती है, जैसे इनकम टैक्स हर साल देना होता है, जीएसटी जब भी कोई वस्तु खरीदी जाती है जो कि आवश्यक ही है खरीदना, तभी सरकार को आय होती है, तो नियमित रूप से होती रहती है और इसे सरकार को वापस लौटाना नहीं पड़ता है। अर्थात इसकी क्या विशेषता है सरकारी आय की या सार्वजनिक आय या सार्वजनिक आगम की, कि सरकार को नियमित रूप से होती रहती है ये आय और सरकार को जो एक बार टैक्स मिल गया उसे लौटाना नहीं पड़ता। एक बार फीस मिल गई या सरकारी उद्यम से आय हो गई या अन्य कोई भी प्रकार की जो आय हमने देखी हैं, सूक्ष्म या संकुचित अर्थ में जो आय के उदाहरण हमने देखे हैं, इनको किसी को भी सरकार को वापस लौटाना नहीं पड़ता है। दूसरा है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में सार्वजनिक आगम में क्या क्या शामिल किया जाता है? व्यापक अर्थ में सार्वजनिक आगम में सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? वास्तविक आय। सूक्ष्म अर्थ में तो वास्तविक आय को ही शामिल किया जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में कुछ भी प्राप्त हो मुद्रा जो सरकार को, वो सभी प्राप्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे लोगों से ऋण, उधार तो आय नहीं होती है, ऋण तो आय नहीं होता है, पर ये व्यापक अर्थ में ऋण को भी सरकारी आय या सार्वजनिक आगम में शामिल किया जाता है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक नियोजन के अंतर्गत इसको काम में लिया जाता है। नोट छापकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार नोट छापती है, तो वो भी उसकी प्राप्ति है, क्योंकि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे और जब नोट छाप दिए तो वो सरकार के हाथ में मुद्रा आ गई।
सरकार की आय हो गई, इस तरह से ये प्राप्ति हो गई सरकार को। जबकि नोट छापने से वास्तव में कोई कार्य नहीं किया गया है, बल्कि बिना किसी उत्पादक कार्य के ही यह प्राप्ति हो गई है। इसके अलावा दान दिया जा सकता है, जैसे कोविड में दान दिए गए हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, इस प्रकार से दान भी दे देते हैं लोग। जैसे युद्ध की आपदा हो या अन्य आपदाओं के अंदर, तो वो भी प्राप्तियां हैं, जबकि वो आय नहीं है परंतु सरकार की प्राप्तियां हैं। व्यापक अर्थ में इन सभी को सार्वजनिक आय या सार्वजनिक आगम में शामिल किया जाता है। वैसे तो इन स्रोतों से प्राप्त आय को सार्वजनिक राजस्व में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ऋण चाहे आंतरिक स्रोतों से हो या बाह्य स्रोतों से, अर्थात चाहे वह देश के अंदर लोगों से, बैंकों से, अन्य संस्थाओं से लिया जाए या विदेशों से लिया जाए, अर्थात बाह्य स्रोतों से लिया जाए, सरकार का आगम नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका भुगतान सरकार को कभी न कभी करना होगा। सूक्ष्म अर्थ में हमने देखा था कि जो आय होती है, वास्तविक आय होती है सरकार की, वो शामिल की जाती है और वो नियमित होती है तथा उसको सरकार को वापस नहीं लौटाना होता है। परंतु यहाँ क्या है, ये सरकार को कभी न कभी लौटानी पड़ती हैं। इस प्रकार से प्राप्तियाँ जो हैं वे भी व्यापक अर्थ में सार्वजनिक आगम में शामिल की जाती हैं, सार्वजनिक राजस्व में शामिल की जाती हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यों के लिए और आर्थिक नियोजन में कार्य में ली जाती हैं। इसीलिए आधुनिक समय में सार्वजनिक आय को व्यापक अर्थ में स्वीकार किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये दोनों ही चीज़ें शामिल की जाती हैं, आय भी शामिल की जाती है और प्राप्तियां भी शामिल की जाती हैं। तो इनको बजट में यदि हम देखें तो ये बजट के दो हिस्से होते हैं, राजस्व व पूंजी हिस्सा। राजस्व हिस्से में तो आय होती है और पूंजी हिस्से के अंदर जो हमने देखा प्राप्तियां हैं वे सभी इसमें शामिल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि बजट की दृष्टि से देखें तो राजस्व बजट और पूंजी बजट, इन दोनों के अंतर्गत जितनी भी राशि प्राप्त हुई है उसको सार्वजनिक आगम में शामिल किया जाना चाहिए। यह आधुनिक मत है। अब हम देखते हैं राजस्व बजट और पूंजी बजट से क्या तात्पर्य है। बजट को दो भागों में बांटा जाता है, राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट देखें पहले क्या है। राजस्व बजट के अंतर्गत प्राप्त राज्य की आय को कर आय तथा करेत्तर आय में विभाजित किया जाता है। बजट के दो हिस्से हो गए, राजस्व बजट और पूंजी बजट। एक हिस्सा हमने देखा राजस्व बजट वाला हिस्सा। इस हिस्से के अंदर क्या दिया गया है, सरकार की आय दी गई है। अब सरकार को आय किस किस से होती है, करों से होती है या करों के अलावा अन्य स्रोतों से आय होती है, जिसे हम कहते हैं करेत्तर आय। कर आय और करेत्तर आय, इसमें इनको विभाजित किया जाता है। कर आय में दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कर आय में क्या क्या शामिल है, करेत्तर आय में क्या क्या शामिल है। करों में दो प्रकार के प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। अभी इतना जान लेना आवश्यक है कि राजस्व बजट में कर आय शामिल होती है और करेत्तर आय शामिल होती है। दोनों प्रकार के कर शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय शामिल की जाती है। और करेत्तर आय में ब्याज, प्रशासकीय प्राप्तियां, सार्वजनिक उपक्रम आदि से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम अर्थात जो सरकारी उद्यम है
उनसे प्राप्त हो रही है आय, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा हिस्से में आते हैं हम पूंजीगत बजट। बजट का दूसरा हिस्सा कौन सा है? पूंजीगत बजट। और इसके अंतर्गत जो है प्राप्तियां होती हैं, आय नहीं होती है बल्कि क्या होती है? प्राप्तियां होती हैं इसके अंदर। और ये आंतरिक व बाह्य स्रोतों से प्राप्त उधार या ऋण, अल्प बचत योजनाओं से प्राप्त, राज्य सरकारों व केंद्र शासित सरकारों द्वारा लौटाई गई राशि, विशेष निकास कोष, ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। राजस्व खाते में शामिल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि को आय माना जाता है, जबकि पूंजी बजट के अंतर्गत विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली राशि को प्राप्तियां माना जाता है। तो सूक्ष्म रूप में यदि हम अर्थ देखें सार्वजनिक आगम या सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू का, तो वह राजस्व खाते के अंदर आने वाली आय को शामिल करता है। यदि हम व्यापक अर्थ में सार्वजनिक आगम या सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू का अर्थ देखें तो वह राजस्व खाते तथा पूंजी खाते, इन दोनों के अंदर शामिल राशि को लिया जाता है। राजस्व खाते की राशि कहलाती है आय और पूंजीगत खाते की राशि कहलाती है प्राप्तियां। तो इस प्रकार से व्यापक अर्थ में आय तथा प्राप्तियां दोनों को ही सार्वजनिक आगम या पब्लिक रेवेन्यू के अंदर शामिल किया जाता है। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।